स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि हमारा चैप्टर अध्याय 3 है। ठीक है, तो अध्याय 3 का हम जो है आज जो मुख्य बिंदु है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको पढ़ना है, सबसे पहले इसका व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको जानेंगे। फिर जो है समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, इसको जानेंगे। उसके बाद जो है समीकरणों के गुणांकों के आधार पर निष्कर्ष और उसके कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और जो है सबसे पहले जो है इसमें हम ये भी सीखेंगे कि एक तल में प्रतिबंधों पर आधारित रेखाओं का आलेख, जैसे अगर एक ही तल में दो रेखाएं हैं तो उनमें क्या संबंध है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। और साथ साथ हम लोग जानेंगे कि समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल, 3 विधियां हैं, तीनों विधि के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका व्यापक रूप जो है क्या होता है, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में रखा जाता है, जहाँ a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं हैं। a तथा b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हम याद कर लेंगे। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, और चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x और y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे ये कह रहा है कि अगर दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है तो जब हम उसका ग्राफीय विधि से हल पढ़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से जो होगा हम एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक जो होगा वाई एक्सिस, और इसमें जो है हम जो कोई भी समीकरण का अगर आलेख खींचेंगे तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक बिंदु के संगत, यानी इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु ए है इस रेखा पर, तो ये बिंदु जो होगा है ना, इस समीकरण को जो है इसका हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका व्यापक रूप कैसे होगा। दो चरों x और y समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो अभी हमने एक सिंगल समीकरण का व्यापक रूप देखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो है हम दो समीकरण जब हो युग्म में हो, युग्म मतलब कि जो पेयर में हो, तो उसका क्या होगा। यहाँ पे देखें समीकरण 1 और 2 जो होगा, दो समीकरण होंगे, तो पहले का व्यापक रूप जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का जो व्यापक रूप होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दो समीकरणों के व्यापक रूप होंगे, इसे याद रखेंगे। आगे जो दिया है यहाँ पे, जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएँ हैं, तो हम ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, एक तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। ठीक है, अगर एक तल में हम यहाँ जैसे ये एक तल हो गया जिसमें हमने दो एक्सिस को बना दिया, अब इस तल में अगर दो रेखाएं हो, जैसे कि मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं अगर हो एक तल में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये रेखा L है और एक रेखा M है, तो ये दो रेखाएं जो होती है निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। तो पहला जो संभावना है वो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहला ये संभावना होगा कि जो दोनों रेखाएं बनेंगी, जैसे कि यहाँ फिगर नंबर 1 में हम देख रहे हैं, तो दोनों रेखाएं जो होंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, या दूसरा संभावना क्या होगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समानांतर हैं। और दूसरी संभावना क्या होगी कि वो समानांतर हो सकता है, जैसे कि ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वो समानांतर होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा कंडीशन वो क्या होगा, दोनों रेखाएं संपाती हैं,
यानी कि ये कंडीशन। संपाती का जो अर्थ होता है यानी दोनों रेखाएं जब एक ही पर होंगी तो उसको हम संपाती बोलते हैं, ठीक है। यानी दोनों रेखाएं जो है यहाँ पे ये दोनों एक ही पर हैं, एक ही पर स्थित हैं, तो ये संपाती रेखाएं हैं। यानी 3 कंडीशन होंगे, या तो वो प्रतिच्छेद करेगा, या समानांतर होगा, या संपाती होगा। इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है आगे देख रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, कि ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करते हैं रैखिक समीकरण युग्म को। तो दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्यापक रूप में दिए गए समीकरण के गुणांक को निम्न रूप से व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका जो है हल निकालने पर हमें क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखेंगे। तो पहला जो है यहाँ से हम ध्यान रखेंगे, ये जो चीज़ है समीकरण युग्म, ठीक है। इसी से हमने यहाँ पे जो शर्त यहाँ लिखा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस शर्त को जो समीकरण युग्म फॉलो करेगा उसके जो होंगे हल की संख्या जो होगी, यहाँ पे हल की संख्या दी गई है एक और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यदि इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमारा एक और केवल एक ही हल होगा और युग्म अवरोधी या संगत कहलाता है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कैसे? तो पूछेगा कि यदि 2 समीकरण युग्म हैं, जैसे कि ऊपर यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। तो पूछेगा कि इसमें अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो कितने हल होंगे, तो वहाँ पे हम बोलेंगे केवल एक हल होगा। और ये समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, तो ये समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा दूसरा जो है कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, यानी अगर तीनों बराबर हो जाए तो यहाँ से होगा अनगिनत रूप से अनेक हल होंगे और युग्म जो होगा आश्रित कहलाता है, ठीक है। ये समीकरण युग्म जो होगा आश्रित होगा। और जो हम लोगों ने रेखाओं का यहाँ पे जैसे हमने देखा 3 स्थिति में रेखाएं थी, या तो वो प्रतिच्छेद करेगी, या वो समानांतर होगी, और या तो वो संपाती होंगी, यानी दोनों रेखाएं एक ही पर होंगी, ठीक है। तो जब या वो प्रतिच्छेद करें जैसे कि पहला कंडीशन है, तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन हो जाता है जिसका केवल एक हल होगा, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और अगर अनगिनत हल होगा यानी दोनों रेखाएं जो है संपाती हैं, ठीक है। और अगर कोई हल नहीं होगा समीकरण युग्म का तो वहाँ पे जो आलेख होगा वो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है। यहाँ हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूँकि इसका कोई हल नहीं है यानी रेखाएं कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं, यानी दोनों रेखाएं जो हैं क्या है समानांतर है, ठीक है। अगर रेखाएं हर जगह मिल रही हैं यानी दोनों संपाती हैं तो इसके अनगिनत हल होंगे। और अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका एक हल होगा, ठीक है। और कंडीशन जो है याद रखेंगे। तीसरा कंडीशन जो है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, तो उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और युग्म जो होगा विरोधी होंगे यानी असंगत होंगे, ठीक है, जैसे कि समानांतर रेखाएं हैं ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 कंडीशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम तीनों को याद कर लेंगे। अगला जो है देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण दिए हैं समीकरणों को लेकर के कि कब जो होगा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जांच करके यहाँ पे चेक किया गया है। जैसे ये 2 समीकरण युग्म दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे a1/a2 निकाला गया है, इसमें तो 1/3 आया है। a1/a2 जो कोफिशिएंट है यानी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 1/3 आया है। फिर हमने b1/b2 निकाला है, तो b1 जो है -2 है और b2 जो है वो जो है 4 है। आप इस समीकरण में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे इसको रख के हम लोगों ने निकाला है तीनों मान। तो यहाँ पे जो है पहले ही 2 जो होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया है, तो यहाँ पे रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेद करेंगी और इसका हल जो होगा केवल एक होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कंडीशन जो कि तीनों अगर बराबर हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो संपाती रेखाएँ होंगी और इसका अनगिनत हल होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो समानांतर रेखाएं होंगे और कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जांच करके देखा भी है कि यहाँ पे 2/4 जो है देखेंगे, यहाँ पे जो 2/4 है इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा।
फिर 3/6 है, इसको भी कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर 9/18 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी तीनों इक्वल है। तो जब तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और तीसरे कंडीशन में अगर दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना और इतना संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ से हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो समीकरण युग्म दे देगा और जांच करने के लिए कहेगा कि ये संगत है या असंगत, और यदि ऐसा है तो ग्राफ विधि द्वारा हल करें। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 का ग्राफ खींचने के लिए हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करते हैं जो सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, पहले हम इसका 2 हल निकालते हैं। जैसे कि पहला समीकरण जो है, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखेंगे x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये +3y है, तो इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक है, -3y यानी 6 - 3y, ये कितना आ जाएगा, 6 - 3y। 6 पहले से इधर है तो 6 - 3y। तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू निकाला गया है यहाँ पे। तो y का वैल्यू जो है अगर इस समीकरण से निकालें हम, तो y का वैल्यू जो होगा यहाँ देखेंगे समीकरण में, तो y का वैल्यू जो होगा, पहले 6 है इक्वल टू के बाद, तो 6 - x हो जाएगा, प्लस x को उधर भेजेंगे तो -x हो जाएगा, और बटा में ये जो होगा y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम y का मान यहाँ निकाल लेंगे, यानी जो समीकरण दिया होगा उससे हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ हम जो है x का मान 0 रखते हैं इसमें, यहाँ पे। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो 6 में से 0 जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 6/3, और 6/3 को कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 0 रखे x का मान तो y 2 आया। फिर x का मान 6 रख के यहाँ से निकालेंगे, तो x का मान जब 6 रखेंगे तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0/3 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे समीकरण का भी हम y का मान निकाल लेंगे, और फिर x का कोई वैल्यू अपने से यहाँ पे 1 2 3 चाहे जो भी रख सकते हैं हम, है ना, और रख के उसका जो है हम y का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू 3 रख के y निकाला गया है -2। ठीक है, अब जो है ये जो बिंदु निकल जाएंगे, अब इन बिंदुओं को हम आलेख पर दिखाएंगे। जैसे कि पहला जो बिंदु आया 0,2, यहाँ देखेंगे ये जो बिंदु आया 0,2, इसको हम a पॉइंट मान लेंगे। फिर ये 6,0 ये b हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस दूसरे समीकरण का जो आया 0,-4 ये p मान लेंगे, और ये तीसरे समीकरण का जो आया, दूसरे समीकरण का दूसरा हल जो आया उसको हम q मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो हल दोनों के निकल गए हैं, a और b बिंदु में और p और q बिंदु में। अब इन बिंदु को हम आलेख पर बताएंगे कैसे, तो यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, सिंपली दो रेखाएं, दो अक्ष जो है, एक x अक्ष और एक y अक्ष लेंगे, और उस पर जो है नंबर्स को ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऊपर 1 2 3 -1 -2 -3 नीचे है ना, और फिर इधर बाएं तरफ -1 -2 ले लेंगे। ठीक है, और जो हल आए हैं हमारा, जो a बिंदु आया है 0,2, उसको हम दिखा देंगे जहाँ पे वो लोकेट होगा। फिर दूसरा जो है b जो हल आया है 6,0, उसको हम दिखा देंगे, और इन दोनों को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारा जो होगा एक सरल रेखा मिल जाएगा, और ये पहले समीकरण का आलेख होगा। फिर दूसरे समीकरण का भी वैसे ही दो बिंदु जो p और q आए हैं उनको रख के उनका हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इस तरह से दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु जो होगा दोनों समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, तो हल अगर पूछेगा तो हल भी हम लिख सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जो हमने लिखा है, हम देखते हैं कि रेखाओं a और b p q एक में एक उभयनिष्ठ बिंदु 6,0 है, इसलिए समीकरण युग्म का एक हल x = 6 और y = 0 है, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में जो है उभयनिष्ठ बिंदु एक बिंदु है। अगर दोनों का ग्राफ जो होता एक ही पर आ जाता है, यानी दोनों जब समपाती हो जाती तो इसमें अनेक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाते, तो अनेक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाते तो इसका अनेक हल हो जाता, और रेखाएं जो हो जाती आश्रित हो जाती। यहाँ संगत जो है ये क्या हो जाता, आश्रित हो जाता, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह का हल होगा तो कैसे समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से तो हमने अभी हल निकाल लिया। अगर हमें इसको बीजगणितीय विधि से निकालना हो, जैसे प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और ब्रजगुणन विधि, तो इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपको बीजगणितीय विधि भी पढ़ना है और आलेखीय विधि भी पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, इसको हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लुप्तीकरण और ब्रजगुणन विधि को भी देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म की 3 विधियों प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रजगुणन से हल करें, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है हम प्रतिस्थापन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। प्रतिस्थापन, जो प्रतिस्थापन शब्द है ये है ना, 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति और स्थापन। यानी प्रतिस्थापन का अर्थ क्या हुआ, एक जगह से किसी चीज़ को उठा के उसको दूसरे जगह प्रतिस्थापित करता है ना, तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण युग्म होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक्स और वाई का वैल्यू उठा के उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे 2 समीकरण युग्म जो दिया गया है, पहला जो समीकरण युग्म यहाँ देख रहे हैं 7x - 15y = 2 और दूसरा x + 2y = 3। इसमें से हम पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से x या y का मान निकाल करके उसको पहले में रख देंगे। जैसे कि यहाँ दूसरे समीकरण से निकाला गया है मान, तो यहाँ जो है x का मान जो आया है x = 3 - 2y आया है, ठीक है। और इस x के मान को जो है x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, तो यह मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 जो है हमारा x + 2y = 3 है। तो इसको यहाँ समीकरण 1 जो है हमारा 7x - 15y = 2 है, तो इसमें हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ रखा गया है, तो 7 और इंटू x का जो ये वैल्यू है वो रखा गया है यहाँ पे, जो ये x का वैल्यू आया है उसको प्रतिस्थापित करके, और -15y = 2 इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ 7 से 3 में गुणा होगा तो 7 × 21 हो जाएगा, और फिर 7 से 2y में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14y हो जाएगा, और -15y ऐसे ही रह जाएगा = 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 14 और 15 हो जाएगा हमारा -29y, और = जो हो जाएगा 2, और ये प्लस में 21 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 21 जाएगा तो -19 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम y का वैल्यू जो है आसानी से देख सकते हैं क्या होगा, तो y = जो हो जाएगा हमारा 19/29, और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, 19/29। अब y का यह मान हम जो है यहाँ पे जो हमने प्रतिस्थापित करने के लिए x का मान जो निकाला था, यहाँ समीकरण 3 किए हैं इसको, इस समीकरण 3 में हम y का मान फिर रख देंगे, तो यहाँ हमें x का वैल्यू भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ x और y दोनों हमारा निकल चुका है, और ये जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल हो चुका है समीकरण युग्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो समीकरण युग्म है जो है कि लुप्तीकरण विधि से हल करना, ठीक है। तो देखेंगे लुप्तीकरण विधि क्या होता है। लुप्तीकरण विधि के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लुप्तीकरण विधि जो है, लुप्त का मतलब होता है कोई चीज़ को गायब करना, ठीक है, यानी वहाँ से उसको बिल्कुल ही गायब कर देना। तो ये जो होगा लुप्तीकरण विधि में क्या किया जाता है कि जो हमारे पास 2 चर होते हैं, एक चर x होता है और एक y होता है, तो इसमें से दोनों में से जो 2 समीकरण युग्म होते हैं, तो हम दोनों समीकरण युग्म को जोड़ के या घटा करके और x या y के कोएफिशिएंट को बराबर करके हम उसको एक को किसी को लुप्त कर देते हैं, यानी कि वहाँ से हटा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारा जो समीकरण बच जाता है किसी एक वेरिएबल में बच जाता है, और उसे आसानी से हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लुप्तीकरण या विलोपन विधि भी पूछा जाता है। इंग्लिश में इसको जो है कहता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसको भी हम याद रखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब जो है एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। तो वही समीकरण युग्म जो है यहाँ पे 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, 2 समीकरण युग्म है। अब हम इसको जो है लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे लुप्तीकरण विधि से कैसे हल हो रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ दिया है कि समीकरण, हमने क्या कहा कि इसका कोई एक कोएफिशिएंट हम बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है, यहाँ हम देख रहे हैं इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो 7 है और इसमें जो है 1 है, तो हम
इसको क्या करें कि इसको 7 से गुणा कर दें। समीकरण 2 को यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है समीकरण 2 को 7 से गुणा कर हम निम्नलिखित समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को 7 से गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ समीकरण 2 में 7 से गुणा देखेंगे कैसे होगा। पहले x में 7 से होगा तो 7x हो जाएगा, फिर 2y में हम 7 से करेंगे तो 7 दूना 14y हो जाएगा और इक्वल टू 21, 7 का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारा जो समीकरण आ गया 7x प्लस 14y यानी 14y और इज इक्वल टू 21, ये समीकरण 2 हो गया। और इसको हम समीकरण ये 3 हो गया। और समीकरण 3 को और जो समीकरण 1 है जिसमें 7x पहले से है, चूँकि इसी को बराबर करने के लिए हमने 7 से गुणा किया था, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि आप समीकरण को कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो इसे भी जान लेते हैं। जब समीकरण युग्म का हम कोई कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे, मान लेते हैं जैसे x का भी 7x हो गया और दूसरे समीकरण में भी 7x हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको कैसे हम विलोपित करेंगे। तो अगर पहले में 7x का साइन जो है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और दूसरे में भी प्लस है, तो हम दोनों को जब घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। यानी जब समान चिन्ह होगा दोनों समीकरण युग्म में कोफिशिएंट का, तो हम उस समय इसको घटाएंगे। और अगर वही जो होगा विपरीत चिन्ह होगा, जैसे कि एक -7x हो जाए और एक +7x हो जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे और जब विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे 7x और 7x दोनों प्लस में था, इसलिए हमने इसको घटा दिया। तो समीकरण युग्म को जब घटाते हैं तो x इससे विलुप्त हो जाएगा। चूँकि 7x में से 7x जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हटा दिया जाएगा। और फिर जो होगा 15y और ये जो नीचे जो है +14y जो है यहाँ पे +14y, इसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो होगा निगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, +14 और -14, तो ये हो जाएगा -29y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -19। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 19/29। ठीक है, इस तरह से जो है आप आसानी से जो है y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि क्या किया हमने, इसमें x को विलोपित कर दिया, यानी x को गायब कर दिया। और x जब गायब हो गया तो सिर्फ y में समीकरण हो गया और y का मान आसानी से हमें आ गया। अब जो है ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। अब इस y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 जो है हमारे पास यहाँ पे जो है 7x - 15y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें 7x - 15y का मान यहाँ हमने रख दिया और इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। इसको 15 से पहले हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुणा भी हो गया है, 283/29 आया है। और इसको अब इधर हम इक्वेशन में इस तरफ भेज देंगे तो ये 2 से माइनस हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पे माइनस भी कर दिया गया है। तो 2 से माइनस करने पर यहाँ साफ साफ हम देखेंगे इसको, ये 2 से यहाँ पे सॉरी ये माइनस में है तो इधर 2 से इसको प्लस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया गया और प्लस करके इसको जोड़ लीजिए जितना होगा और इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के बाद हमारा जो पूरा यहाँ है नीचे देखेंगे आसानी से क्या आया है, यहाँ पे 243/29 है, तो इसको हल किया गया है। तो यहाँ पे जो है क्या आया है हमारा, और यहाँ पे 7 भी है 7x, तो 7 को इधर इंटू में डिवाइड में भेज दिया गया है। तो ये जो है हमारा पूरा जो सॉल्व करने पर 49/29 जो है x का मान आ चुका है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि का एक थॉट आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण से x या y का दोनों का मान जो है कोफिशिएंट बराबर करना होता है दोनों समीकरण में। ठीक है, तो इसको कोफिशिएंट जब हम बराबर कर देते हैं तो कोई एक जो होता है वैल्यू वो जोड़ने या घटाने पर समीकरण युग्म को वो कैंसिल हो जाता है। हमने जोड़ने घटाने का नियम भी आपको बता दिया है, एक बार फिर सुन लें कि अगर सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, और अगर अपोजिट साइन होगा तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है जोड़ घटा करके हम उसको एक को विलुप्त कर देते हैं और दूसरे का हल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो है अंतिम है हमारा ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि को अब हम सीखते हैं। देखिए कैसे ब्रजगुणन विधि जो है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। और इसको हम कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है ब्रजगुणन विधि कैसे होता है। तो दो विधियाँ हमने पढ़ा, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। अब जो है ब्रजगुणन विधि, इसमें क्या है 7x - 15y = 2 है, ठीक है। और दूसरा समीकरण फिर वही हमने ले लिया है, ठीक है। दोनों समीकरण में अब कैसे होगा इसका ब्रजगुणन। तो ब्रजगुणन जो है समीकरण युग्म को हम पहले जो है एक ही तरफ कर लेते हैं, 0 = 2 में ला देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2 है तो इसको समीकरण के इधर ला दिए, तो +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो गया। फिर ये 3 है तो इसको भी इधर ला देंगे तो +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये काम करेंगे, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से x तथा y का मान इस प्रकार दिया जा सकता है, ये लिखेंगे और ब्रजगुणन विधि का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे, इसको हम अलग समझा देते हैं आपको कैसे होता है। तो जो भी कोफिशिएंट होते हैं x, y और कांस्टेंट, ठीक है, = में तो 0 रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं ये x के कोफिशिएंट हो गया, ये y का, और ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ पे ब्रजगुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जो वैल्यू हमें निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें जो है x निकालना है, तो x निकालना है तो हम इसको जो है इसमें गुणा नहीं करेंगे, यानी इसको बंद कर देंगे और इसको ब्रजगुणन करेंगे, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये जो है जब यहाँ हम समीकरण में अगर हम देखें तो जैसे हमने x और x को यहाँ पे इसको गुणा नहीं करना है, ठीक है, इसको गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो है हमारा गुणा क्या होगा, 15 में 3 से होगा, यहाँ पे 15 और 3 देख रहे हैं, और 2 में 2 से होगा। तो यहाँ पे 15 × 3 = 45 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे -15 और -3 है, तो इसको गुणा किया गया, -15 - 3, और फिर इधर से +2 और -2 है, तो इसको गुणा किया गया +2 और -2 को, ठीक है। और बीच में जो है ये माइनस का साइन हमारा रहेगा, ठीक है। बीच में हम कभी भी माइनस डालेंगे, ठीक है। फार्मूला है यहाँ पे, इस फार्मूला को हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं ब्रजगुणन वास्तव में होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस गुणा कर लिए और दोनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ ये गुणनफल और ये गुणनफल दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ चूँकि 2 माइनस आ गया है, एक 2 का माइनस है और एक पहले से समीकरण का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे जो है, नीचे का जो है हम करेंगे, ठीक है, नीचे भी वैसे ही होगा। और यहाँ पे जो होगा हमारा x का वैल्यू जो हो जाएगा 49/29 और y का वैल्यू जो है 19/29 हो जाएगा। ब्रजगुणन विधि के लिए एक अलग से हमें वीडियो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए ब्रजगुणन विधि। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ब्रजगुणन विधि का अगला वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इसका एक उदाहरण समझते हैं। और हमने तो सभी विधियों को देख लिया, अब जो है क्वेश्चन जो होता है, यानी इसके अनुप्रयोग कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पहले यहाँ पे एक बार मैं समझा दूँ आपको। कह रहा है एक भिन्न कोई होगा, तो हम उसको भिन्न को मान लेंगे x/y, ठीक है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हल है तो x/y हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो हम इसके अंश से, अंश यानी ऊपर वाला होता है, इसको 1 घटा लेते हैं, = में ये हो जाता है 1/3। तो देखिए यही समीकरण हमारे यहाँ भी बना है, x - 1/y = 1/3, ये समीकरण 1 हो जाता है, ठीक है। और फिर प्रश्न के अनुसार ही हम समीकरण 2 को भी सेट करेंगे। तो पहले हम इसको लीनियर फॉर्म में ला देते हैं, यानी कि x से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इस 3 से इसमें करके और y से इसमें गुणा करके हम इसको लीनियर फॉर्म में पहले लाते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 3x - 3 = y हो जाएगा। और फिर जो है हमारा 3x - y यानी प्लस y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, -y = 3 हो जाता है, ठीक है, समीकरण 1। उसी तरह से अब समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे दे रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब
हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हम हर में क्या करेंगे, यानी x बाई वाई जो है भिन्न, इसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 1/4, यानी इक्वल टू में 1/4 कर दिया। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ देख सकते हैं कि x बाई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। अगर आपको हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका वो सॉल्यूशन जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, या ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपका ये पूरा अच्छी तरह से सॉल्यूशन हो जाए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो में, आप कमेंट में पूछें या व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया कि हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। अब इसको भी लीनियर फॉर्म में हम क्रॉस गुणा करके लाते हैं, तो 4 से x में गुणा होता है तो 4x हो जाता है, और इसको 1 से गुणा करते हैं y प्लस 8 को तो y प्लस 8 ही रहता है। अब y को इधर लेके चलते हैं तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाता है। ये समीकरण 2 हो जाता है। तो हमारे पास दो समीकरण बन जाते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हल करने की बात है। तो अब हम यहाँ पे ये जो 2 समीकरण आए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हल करने की कोई भी विधि अपने से चुन सकते हैं। या तो वो प्रतिस्थापन विधि भी हो सकता है, लुप्तीकरण विधि भी हो सकता है, और या ब्रजगुणन विधि भी हो सकता है। और हम इसे चाहें तो आलेखीय विधि से भी हल कर सकते हैं। जो आपको आसान हो उस विधि से आप इसे हल करेंगे। मैं जो है यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जब तक किसी विधि का उल्लेख नहीं किया जाता है कि किस विधि से हल करें, अगर अंत में लिख देता है आलेखीय विधि से इसका हल ज्ञात करें, तब तो आपको आलेखीय विधि से ही इसको हल करना होगा। लेकिन अगर ये नहीं देता है, मेंशन नहीं करता है कि किस विधि से हल करना है, तो आप जिस विधि से आपकी इच्छा हो उस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे जो है यहाँ 2 समीकरण जो बने हैं, तो यहाँ पे इसमें जो है हल जो किया गया है ये लुप्तीकरण विधि है। यहाँ आप देख रहे हैं समीकरण को घटाया गया है, दोनों समीकरण को, और लुप्तीकरण विधि से इसका हल कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चूँकि यहाँ पे जो पहला समीकरण है जो यहाँ हम देख रहे हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हम लिख लेंगे। फिर दूसरा समीकरण जो हमारा आया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको भी हमने लिख लिया। अब इसको चूँकि लुप्तीकरण विधि इसलिए लगाया गया है चूँकि दोनों में y जो है ये देख रहे हैं वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि आप देख लेंगे कि जो समीकरण मैंने बनाया उसमें x या y का कोफिशिएंट कोई बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे है, तो आप उसको लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे तो सबसे आसान होगा। अगर आप दूसरे विधि से इसको हल करेंगे तो बनेगा तो उससे भी, लेकिन ये जो होगा थोड़ा सा आपको मुश्किल पैदा करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आसान विधि हो उसी से हल करें। ठीक है, तो चलिए इसको हमने यहाँ पे समीकरण को, चूँकि दोनों का हमने यहाँ जोड़ने और घटाने का क्या नियम बताया था, कब समीकरण को जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। तो अगर दोनों कोफिशिएंट का साइन सेम होगा तो उसको हम घटाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों कोफिशिएंट का साइन जो होगा अलग अलग होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, तो उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो वाई कोफिशिएंट है ये दोनों हम देख रहे हैं, दोनों का साइन जो है सेम साइन है। तो सेम साइन है तो हम इस समीकरण युग्म को क्या करेंगे, तो घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने के बाद अब जो है कैसे हम घटाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ इसका जब भी आप घटाव का एक नियम समझ लीजिए, ये आपको मालूम हो तो आपको मालूम होगा कि घटाते हैं जब भी हम 2 समीकरण युग्म को, तो उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे यह नीचे का जो प्लस 4x है इसका जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस वाई है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस 8 है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण युग्म को हम घटा देते हैं। तो घटाने पर जो है यहाँ आप देख रहे हैं कैसे, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए। देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है कैसे इसको घटाया गया है। तो यहाँ 3x में से जब ये 4x माइनस हुआ है तो यहाँ माइनस x बच जाएगा, और प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि अब इस माइनस वाई से मतलब नहीं है हमको, यहाँ प्लस जो साइन आया है यानी ये प्लस में y है, और ऊपर जो है ये माइनस में है, तो ये दोनों जब घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं आएगा। और जो है नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है 3 में से 8 जो माइनस होगा यहाँ,
तो ये -5 हो जाएगा, यानी -x इज इक्वल टू -5 आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने x का मान जो है 5 निकाल लिया। अब इससे जो है हम y का मान निकालते हैं। कैसे? तो अब जो भी x का मान हमारा आ जाएगा या y का मान, उसको समीकरण 1 या 2 में रख करके हम उसका हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान को रखा गया है और जो है समीकरण 1 जो है हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, 3x - y = 3 है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं 3x - y = 3। अब इसको यहाँ 3 × x का मान जो 5 है उसको हमने पुट कर दिया। अब -y = 3 है, तो 3 × 5 = 15 हो गया, 15 - y = 3 हो गया। और फिर जो है हम y का वैल्यू चूँकि निकालना है तो 15 को इधर भेज देते हैं, तो +15 इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो 3 - 15 -12 हो गया। और -y = -12 हुआ, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाता है, y का वैल्यू 12 आ जाता है। तो हमने जो भिन्न माना था वो क्या था, x/y। तो x/y भिन्न था, तो इसका x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 12 आ गया, यानी जो हमारा भिन्न हो गया 5/12, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है हम आसानी से समीकरण युग सेट करके उसको हल कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इसमें आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन देगा उसके जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सावधानीपूर्वक 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, और जब पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो बात आती है कि इसको 2 चर पर इसको हमको समीकरण बनाना है। तो जो अज्ञात राशियाँ होती हैं, 2 अज्ञात राशि या 1 अज्ञात राशि, उसमें जैसे कि यहाँ भिन्न अज्ञात था तो हमने उसके अंश और हर को x y माना। उसी तरह जो अज्ञात राशि रहती है उसमें से हम एक को x और दूसरे को y मान लेते हैं, और x y के साथ जो क्वेश्चन में कहता है उसके अनुसार समीकरण सेट करते हैं, और समीकरण को हल करने की कोई भी विधि हम जो हमें आसान होता है उसके अनुसार हम उसको हल करते हैं, और आसानी से हमारा जो है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से याद रखनी है जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाएँ। तो चलिए उसको भी मैं आपको थोड़े से समय में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद रखना है कि यहाँ से हम नीचे से देखते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि जो है कौन कौन सी है। ठीक है, यानी ये ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में कौन किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि बीजगणितीय विधि है, और ऑप्शन में आपको प्रतिस्थापन विधि डाल देगा, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, इनमें से सभी। तो हमारा जो होगा ऑप्शन इनमें से सभी होगा, यानी ये तीनों विधियाँ जो हैं बीजगणितीय विधि है, और इन तीनों विधि से हम चाहें तो समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या याद रखना है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि किसी समीकरण का जैसे x + 3y = 0 है, मान लेते हैं ये समीकरण है। ठीक है, इसमें पूछता क्या है कि अगर x का मान, ठीक है, x का मान अगर हम मान लेते हैं 2 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, या ये पूछ देता है कि कौन सा पॉइंट जो है 2-3 पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा पॉइंट जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो तरह का क्वेश्चन है जिसमें y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया है, तो हम x का वैल्यू जो 2 दिया है इसको यहाँ रख देते हैं, और आसानी से 2 जब पुट करते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो ये +2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 से ये माइनस हो जाएगा 2, और 3y का वैल्यू 2 आ जाएगा, और y का वैल्यू जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा पॉइंट जो है इसको संतुष्ट करेगा, जैसे कि ये है 1,2, 3,4 ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट दे दिया और पूछता है इसमें से कौन सा वैल्यू इसको संतुष्ट करेगा, तो हम पहले पॉइंट को x मानेंगे और दूसरे को y, और इस समीकरण में हम x और y का ये दोनों मान रख देंगे और हल करके देखेंगे कि क्या ये = 0 होता है।
अगर ये 0 हो जाएगा तो हम ये समझेंगे कि ये जो है समीकरण युग्म का हल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद करना है वो क्या है कि ये जो यहाँ हमने सारणी में आपको बताया, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लें और ये परीक्षा में आपको आता ही आता है। और ये जो है 3 पॉइंट जो है, प्रतिच्छेद रेखा करने का क्या शर्त होता है, संपाति का क्या शर्त होता है और समानांतर रेखा का क्या शर्त होता है। हम एक बार फिर से इसको, आप खुद आपको याद हो गया होगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो हम कहते हैं कि समीकरण युग्म का जो होगा कोई हल नहीं, सॉरी एक हल होगा, केवल एक हल होगा, है ना। इस तरह से समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा और जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है, ये है। दूसरा जो है संपाति के लिए, तो संपाति में अनगिनत हल होगा अगर रेखाएं एक पर हो जाएंगी तो। और तीसरा जो है कोई हल नहीं होगा अगर रेखाएं समानांतर हो जाएंगी तो इसके लिए कंडीशन जो है अनेक हल के लिए यहाँ पे तीनों जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, और समानांतर यानी कोई हल नहीं हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले दो बराबर होना चाहिए, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और भी है इसमें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संगत या असंगत बार बार पूछता है, तो हमने आपको शुरू में भी बताया कि कब दो रेखाएं जो होते हैं समीकरण युग्म संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं और कब आश्रित होते हैं। जब समीकरण युग्म का हल एक होगा, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो जब हल अद्वितीय होगा तो उस समय जो होंगे समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, और जब अनगिनत हल होंगे तो उस समय समीकरण युग्म जो होंगे वो आश्रित होंगे। ठीक है, और जब जो होगा कोई हल नहीं होगा उस समय जो समीकरण युग्म होंगे वो असंगत होंगे। तो इसमें और भी जो चीज़ें क्या जाननी है इसको देख लिया जाए। इसमें जो है हमें जानना है कि समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये याद रखेंगे, ये जो है समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। और जो है ये जो हमने बताया कि कब रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं समानांतर होती हैं, संपाती होती है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि इस वीडियो को, जब भी मेरे वीडियो को आप देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठें और आप क्या करें कि जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं तो आप उसको लिख लें और उसको इस तरह से आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप उसे लिखते चलें और अपने खुद में एक नोट्स की तरह इसको तैयार कर लें और उसको आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं या वीडियो को आप दोबारा देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे मैं इसको जो है अब इसके बाद जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें ताकि वो भी जो है अपने परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाए। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है तो आपको मालूम है कि अभी जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन में जो है बहुत से बच्चे जो है ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या बहुत से बच्चे जो है तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें और जो नहीं कर पाए हैं ऑनलाइन तैयारी उनको भी बताएं कि वो ऑनलाइन तैयारी अपनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, आपके दोस्तों के पास पहुँचे और वो जो है इसका लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं
इस चैप्टर से जुड़े हुए, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से वो कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और उसको किस तरह से हल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।